हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 28 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के पास। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, दिल्ली क्राइम नामक के वेब सीरीज के डायरेक्टर कौन हैं? तो वो हैं रिची मेहता। अगला था, आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी दोस्तों इंडोनेशिया करने वाला है 2023 में। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में रसिया ने दोस्तों टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? आर्कटिक में किया है इसका परीक्षण। इसकी स्पीड है दोस्तों मैक 8 की इसकी स्पीड रही है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर मैक 1 से 1.2 तक रहे तब तो वो नॉर्मल स्पीड हुई, ध्वनि की बराबर की स्पीड हुई, यानी कि सोनिक स्पीड जिसे कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे ध्वनि की चाल से कंपेयर करते हैं। इसके बाद अगर 1.2 से लेकर के 5 मैक तक की स्पीड रहे तब उसे हम लोग कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड। और अगर 5 मैक से लेकर के 10 मैक तक के बीच की स्पीड है किसी भी मिसाइल की या फिर फाइटर जेट की या जो भी विमान हो उसकी, तो फिर उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक स्पीड कही जाएगी। तो अब देख रहे हैं आप लोग, इसकी स्पीड है 8 मैक, तो ये भी एक हाइपरसोनिक है। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल के बारे में भी पता है, ये हल्की मिसाइल जो होगी वो क्रूज मिसाइल, हैवी वेट की होगी तो उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। ओके, रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 450 किलोमीटर। जैसा कि आपको कई बार बताया है, क्रूज मिसाइलों की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इसकी रेंज है 450 किलोमीटर की। अच्छा, रसिया आया है। रसिया से आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता इस बार रसिया ही कर रहा है, हालांकि इस बार वर्चुअल तरीके से किया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइज। चलिए रसिया के बारे में थोड़ा सा और जानिए। मैप में देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया। मॉस्को है यहाँ की राजधानी, जहाँ पर 2018 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप अगला वाला 2022 में कहाँ होना है? कतर में होना है। मिखाइल वी मिशुस्तिनी यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने अपने संविधान में एक संशोधन किया और उसके तहत अब ये 2036 तक रहेंगे प्रेसिडेंट। रूबल यहाँ की करेंसी है। ड्यूमा होती है यहाँ की संसद का नाम। सर्वाधिक क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली? तो दोस्तों अभी हाल ही में जल्लीकट्टू को, जल्लीकट्टू जो फिल्म है, मलयालम फिल्म है, इसको ऑस्कर 2021 के लिए इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली हुई है। मैंने आपको बताया था ऑस्कर अवार्ड जो 2021 में दिया जाना है उसके लिए सभी देश अपनी अपनी तरफ से मूवीज सजेस्ट करते हैं कि हमारे हिसाब से हमारी इस मूवी को मिलना चाहिए ऑस्कर अवार्ड। लेकिन जब सभी देश अपने अपने नॉमिनेशन भेज देते हैं तो फिर बाद में ऑस्कर की जो एकेडमी है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है लास्ट में कि किसे मिलेगा इस वर्ष का ऑस्कर अवार्ड। ओके, तो इसी प्रकार से इंडिया ने भी अपना नॉमिनेशन भेजा है। ऑफिशियल एंट्री के लिए मूवी भेज दी है जल्लीकट्टू को। किस कैटेगरी में भेजी है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा नटखट नाम की शॉर्ट फिल्म को भेजा गया था, तो वो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में था, लेकिन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए जल्लीकट्टू को भेजा गया है, जो कि एक मलयालम फिल्म है। ओके, किसके लिए भेजा गया है? 93rd एकेडमी अवार्ड्स के लिए, 93वें ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड्स के लिए। ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी अवार्ड एक ही, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी एकेडमी अवार्ड आपको दिखेगा तो वही आप लोग समझिएगा ऑस्कर अवार्ड ही। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तीसरी मलयालम फिल्म है भारत की जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है। इसके पहले 2 मूवीज़ को ऑलरेडी मिल चुका है। गुरु को नॉमिनेशन मिल चुका है और एडमिंटे मकन अबू, ये दोनों फिल्म ऑलरेडी एक बार सजेस्ट की जा चुकी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑस्कर जीती नहीं है। ओके, चलिए जल्लीकट्टू के डायरेक्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके डायरेक्टर हैं लियो जोस पेलिसरी। कौन? लियो जोस पेलिसरी हैं इसके डायरेक्टर। ये एक मलयालम फिल्म है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिए?
तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में अमेरिका से, अमेरिकन नेवी से 2 सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिए हुए हैं। कितने दिनों के लिए? 1 वर्षों के लिए, 1 साल के लिए लीज पर लिया गया है। नाम क्या है इसका? नाम है MQ-9B। MQ-9B नाम का ये ड्रोन है, सी गार्जियन ड्रोन, जो कि इंडियन नेवी ने लिए हैं 1 वर्ष के लिए लोन पर। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक ड्रोन है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से? 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नज़र रख सकता है, समुद्र में, सागरों में। ओके, साथ ही साथ एक बार में ये 30 घंटे की उड़ान भर सकता है। कितने घंटों तक? 30 घंटों तक उड़ान। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, 1 वर्ष के लिए ये 2 हाईटेक गार्जियन ड्रोन लीज पर लिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या पर्पज हो सकता है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब नेवल स्ट्राइक की बारी है? आप लोग कमेंट्स में इस पर चर्चा जरूर कीजिएगा। अच्छा, उस दिन जो मैंने पॉइंट्स दिए थे उस पर बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अपनी अपनी राय रखी थी, बहुत अच्छा लगा देख करके। और यकीन मानिए, आप लोग को जब कोई टॉपिक दिया जाता है, अगर आप उस पर डिस्कशन करते हो, उस पर सोचते हो, कुछ लाइनें लिखते हो, उस टाइम पर आपका माइंड जो है उस टॉपिक पर बहुत ही गहराई से सोचता है कि क्या लिखें, क्या आपकी राय होनी चाहिए। तो इस वजह से आप लोग को जो भी टॉपिक दिया जाए उस पर आप लोग डिटेल में लिखने का ज़रूर प्रयास किया करो। इससे आपका मानसिक विकास होगा, एक्चुअल में विकास होगा, ठीक है, और साथ ही साथ स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। चलिए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका देख लीजिए, मैप में ये रहा। वाशिंगटन डीसी यहाँ की है राजधानी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में किसका किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और IMF का हेडक्वार्टर है। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, याद रखना है आपको। डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। जो बिडेन यहाँ के 46वें प्रेसिडेंट बन चुके हैं, हालांकि अभी पद नहीं संभाले हैं, क्योंकि 20 जनवरी को ये शपथ ग्रहण करेंगे 2021 में। तब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ही रहेंगे। जो बिडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेट पार्टी, और इन्होंने कमला हैरिस को, जो कि भारतीय मूल की हैं और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, उनको उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया था और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाएंगे ये। ओके, कांग्रेस है यहाँ की संसद का नाम, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना नया विदेश मंत्री भी चुना। किसे? एंटनी ब्लिंकन को। एंटनी ब्लिंकन का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार द्वितीय तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही? तो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में अपना डाटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया भारत की दूसरी तिमाही में, सेकेंड क्वार्टर में कितनी रही भारत की GDP ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट कितनी रही? -7.5%। आपको याद हो दोस्तों, आपको बताया गया था कि पहली तिमाही में, पहले क्वार्टर में -23.9% की रही थी GDP भारत की, ठीक है, पहली तिमाही में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बाकी एजेंसीज निकालती हैं भारत की GDP ग्रोथ रेट, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, लेकिन CSO जो जारी किया है ये तिमाही के रूप में जारी किया है। तो पहली तिमाही में इसने बताया था -23.9%, और दूसरी तिमाही में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी गई इंडिया की, और -7.5% पे आ गई GDP ग्रोथ रेट। हालांकि अभी भी भारत जो है वो आर्थिक मंदी में जूझ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारी GDP ग्रोथ रेट जो है वो -7.5% पर है। चलिए, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1951 में। नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर CSO का, और मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक हैं राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बनाए गए? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बनाए गए दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये वर्तमान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के महानिदेशक थे। ये डायरेक्टर जनरल हैं BRO के, लेकिन अब इनकी जगह पर कौन आएंगे? इनकी जगह पर मेजर जनरल राजीव चौधरी जी आएंगे। तो अब वो होंगे नए BRO के अध्यक्ष मेजर जनरल राजीव चौधरी जी, और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी को बना दिया गया भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ। ये 1 दिसंबर से अपना पद ग्रहण करेंगे, ठीक है, 1 दिसंबर से। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में पाकिस्तान के किस जिले में 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोजा गया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के स्वात जिले में दोस्तों 1300 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोजा गया है। ये मंदिर दोस्तों पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पहाड़ पर खुदाई के दौरान मिले हुए हैं। 1300 साल पुराना, यानी कि 1300 साल पहले वहाँ पर दोस्तों काबुल साहिस नाम का राजवंश चला करता था। किस नाम का?
काबुल साहिस नाम का राजवंश था जो कि हिंदू राजवंश था। और ये बताया जाता है कि ये मंदिर जो है उसी राजवंश के दौरान है। वो हिंदू राजवंश जो था काबुल साहिस दोस्तों, इसका साम्राज्य काबुल घाटी से लेकर के कांधार और उत्तर पश्चिमी भारत में फैला हुआ था। तो उसी के दौरान वहाँ के राजा ने इसका निर्माण कराया था, जिसकी खोज अभी हाल ही में हुई है पहाड़ की खुदाई के दौरान। क्लियर। पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान देखिए मैप में ये रहा पाकिस्तान। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर आरिफ अलवी यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, इस्लामाबाद राजधानी है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम, राजभाषा है उर्दू और अंग्रेजी, सबसे बड़ा नगर है कराची। FATF आपने नाम जरूर सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने ग्रे लिस्ट में इसको बरकरार रखा हुआ है। ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए भारत की पूरी कोशिश चल रही है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाए पाकिस्तान। अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाती है पाकिस्तान की कंट्री तो पूरी तरह से पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। अभी क्या है, ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसको संशय के रूप में देखा जा रहा है, संदेह के रूप में देखा जाता है, और इनको लगातार चेतावनी दी जाती है यहाँ की गवर्नमेंट को कि भाई अपने देश में आप लोग टेरर खत्म करो। अगर टेरर खत्म नहीं करते हो तब आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट होने का मतलब मैंने आपको बताया था, पूरी तरह से देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही कोई कंट्री उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, ना ही कोई विदेशी पर्यटक आएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो आतंकवादी कंट्री रहेगी तो कोई विदेशी पर्यटक नहीं आएंगे, कोई फंडिंग भी नहीं होगी, कोई देश उधार नहीं देगा, और बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि कोई कंट्री अपना हथियार भी बेचे इनको, क्योंकि ये आतंकवादी देश घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में जब कोई व्यापार नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डाउन पड़ती जाएगी और पाकिस्तान लगातार गरीबी और भूखमरी से जीता रहेगा। तो ये होता है इम्पैक्ट FATF का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस व्यक्ति ने सिर से 1 मिनट में 68 बोतल की कैप निकाल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में प्रभाकर रेड्डी, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के हैं प्रभाकर रेड्डी। इन्होंने एक अनोखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1 मिनटों में इन्होंने अपने सिर से 68 बोतल की कैप खोल दी है और एक अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रशीद का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये रिकॉर्ड इससे पहले मोहम्मद रशीद के नाम था जो कि पाकिस्तान के हैं, और इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है 1 मिनट में 68 बोतल की कैप निकाल करके। इंडियन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं ये। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में पंजाब के कपूरथला जिले में दोस्तों फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। ये मेगा फूड पार्क बनाने में दोस्तों लागत आई है 107.83 करोड़ रुपए की। कितने की? 107.83 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 37 एकड़ के क्षेत्र में ये बनाया गया है। मेगा फूड पार्क होता क्या है? मेगा फूड पार्क में दोस्तों गोदाम हुआ, कोल्ड स्टोरेज हुआ, साइलो हुआ और भी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है, जिससे जो किसान होते हैं उनका जो भी फसल का उत्पादन हो उनकी प्रोसेसिंग वहाँ पर की जा सके। ठीक है। तो देश भर में ऐसे टोटल 37 मेगा फूड पार्क हो चुके हैं। कितने? 37 मेगा फूड पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत में अब कितने मेगा फूड पार्क हैं? 37 मेगा फूड पार्क हैं। तो पंजाब में कपूरथला जिले में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का अभी हाल में उद्घाटन किया गया। किसने किया? केंद्रीय खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। आपको याद होगा नरेंद्र सिंह तोमर जी दोस्तों भारतीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन अभी जब अकाली दल NDA से अलग हुआ था तो फिर हरसिमरत कौर बादल जी जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री से, तो फिर उसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया नरेंद्र सिंह तोमर को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से तो नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं और वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। चलिए पंजाब आया है। पंजाब स्टेट से हम लोग करंट अफेयर के कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में। ट्रांसपोर्ट पर 100% टैक्स फ्री कर दिया दोस्तों 31 दिसंबर 2020 तक पंजाब राज्य सरकार ने। केंद्र द्वारा अभी कृषि कानून लाए गए थे, 3 कृषि कानून लाए गए थे। ठीक है। किसानों से रिलेटेड 3 बिल पास करके उनको कानून बनाया गया था, लेकिन उनको खारिज कर दिया है पंजाब ने अपने स्टेट में उसको खारिज कर दिया है और कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया पंजाब।
आप लोग देख रहे हैं अभी पंजाब के किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे या तो इस कृषि कानून को और संशोधित किया जाए या फिर इसको वापस लिया जाए। अगला, सरकारी नौकरियों में दोस्तों महिलाओं को 33% का आरक्षण की घोषणा भी किया। अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। इसने कोवा पंजाब ऐप भी लॉन्च किया था। कौन सा ऐप? कोवा पंजाब ऐप लॉन्च किया था पंजाब राज्य सरकार ने। अब जानते हैं पंजाब से स्टैटिक पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, पंजाब ये रहा मैप में। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है पीपी सिंह बदनौर जी। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से और राजस्थान से शेयर करता है। पंजाब के हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ का हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। कौन? विजय कुमार सिन्हा। इन्होंने दोस्तों अवध बिहारी को हरा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी वोटिंग होती है। ये एनडीए पार्टी से थे, एनडीए, और अवध बिहारी जो थे ये महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे। ठीक है, तो एनडीए पार्टी से विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। इनके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग हुई। ओके, देखिए दोस्तों, विजय कुमार सिन्हा जो हैं ये लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक है। कहाँ से? लखीसराय विधानसभा सीट से। अवध बिहारी जो है ये महागठबंधन का चेहरा थे, उनके उम्मीदवार थे। ठीक है, इससे पहले प्रोटेम स्पीकर जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं जीतन राम मांझी थे। इनके बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि जो भी नवनिर्वाचित होकर के आए रहते हैं विधानसभा में सदस्य, उन सभी को शपथ दिलाना। तो यानी कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने मात्र तक ही कार्यकाल होता है। लोकसभा में होगा तो लोकसभा का स्पीकर, वहां पर भी प्रोटेम स्पीकर होता है, विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होता है। तो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बिहार विधानसभा के कौन थे? जीतन राम मांझी। ओके, चलिए, जब इन्होंने शपथ दिला दिया सबको तो इनका कार्यकाल खत्म हुआ। फिर परमानेंट तरीके से विधानसभा का अध्यक्ष वहां का किसे चुना गया? विजय कुमार सिन्हा को। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, बिहार आया है, बिहार के बारे में जानिए। ये रहा मैप में बिहार। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से, यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं फागू चौहान। अच्छा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 7वीं बार, 4थी बार ये लगातार बने चीफ मिनिस्टर। और जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है वहाँ का राज्यपाल। ठीक है, किसी भी स्टेट का। चलिए, अब ये तो बने मुख्यमंत्री, इन्होंने कैबिनेट भी बनाई अपनी, यानी कैबिनेट मंत्रियों की भी घोषणा की होगी। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको भी शपथ राज्यपाल ही दिलाता है। अब कैबिनेट हुए, मुख्यमंत्री हुए, इनको शपथ राज्यपाल दिलाया। लेकिन जब ये सभी लोग अपनी विधानसभा में पहुंचेंगे तो विधानसभा के ये तो सदस्य के रूप में गए, तो उन सदस्यों को वहां पर शपथ दिलाया किसने? जीतन राम मांझी ने, जो कि प्रोटेम स्पीकर थे। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको छोटे छोटे हैं, इनको ध्यान रखना है। यहीं पर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है और आप ऑप्शंस गलत टिक करके चले आते हो। चलिए, पटना हाई कोर्ट के बारे में बात करें। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। कौन है? संजय करोल जी हैं। बात करते हैं बिहार किससे किससे बॉर्डर अपना शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर दोस्तों वेस्ट बंगाल से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है बिहार। क्लियर? चलिए, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे जर्मन कार ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में हुंडई कार को दोस्तों जर्मन कार ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक जापानी कार निर्माता कंपनी है और इसे ये अवार्ड मिला हुआ है। दोस्तों, जापान की ये पहली कंपनी बन गई है जिसने ये अवार्ड जीता है, जर्मन कार ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, इस कंपनी की दोस्तों मॉडल 3 की बैटरी जो है वो 280 किलोमीटर पर चार्ज, यानी एक बार चार्ज करने पर 280 किलोमीटर चलेगी। इसका एवरेज देती है, इस वजह से भी इसे चुना गया है। ओके, हुंडई कार को। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में महानतम फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया। ये किस देश से खेला करते थे? तो दोस्तों, डिएगो माराडोना का निधन हो गया। ये अपने टाइम के लीजेंड फुटबॉलर थे। जैसे इस टाइम पर आप लोग लियोनेल मेसी को देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं, उसी प्रकार से अपने टाइम पर थे डिएगो माराडोना। तो ये अर्जेंटीना से खेलते थे। अर्जेंटीना को इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था। 1986 में अपनी कैप्टनसी में इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था अर्जेंटीना को। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसके साथ ही ये क्लब मैचेस भी खेलते थे। बार्सिलोना और नेपाल की टीम से क्लब टूर्नामेंट्स भी ये खेले हुए थे।
विश्व के महानतम खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती थी और अब इनका निधन हो गया है। ओके, तो अर्जेंटीना की टीम से ये खेला करते थे। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसे लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, जाइए प्लेलिस्ट में या फिर MZT ऐप में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए। सभी महीनों की ई बुक्स, वीडियो, PDF फाइल, क्विजेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आप लोग MZT ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इन सभी का बेनिफिट उठा सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। अगला, भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। और अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ MZT ऐप ओपन करो, वहाँ पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो और वहीं पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। सभी महीनों की PDF, सभी डेली करंट अफेयर की PDF आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर। आप लोग MZT ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग फ्री में पा सकते हो। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आज के दिन की वीडियो। कैसी लगी है आपको आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।